हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायुमंडल के बारे में। डिटेल वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल में पाए जाने वाली जो परतें हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग करने वाले हैं इससे जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में। तो आइए बने रहिए। लंबा वीडियो नहीं है उतना, फिर भी थोड़ा लंबा ज़रूर है। पिछले वीडियोज़ की तुलना में लगभग 20 से 22 मिनट का वीडियो आपका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है और पृथ्वी का द्रव्यमान का अभिन्न भाग होने के कारण पृथ्वी के चारों तरफ इसकी परत है। वायु के कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी 32 किलोमीटर के ऊंचाई तक ही वायुमंडल का 99% है। इसका मतलब 1% ही बाहर है। यानी हमारा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही वायुमंडल है, मेन वायुमंडल कहा जा सकता है। ऊपर में वायु की मात्रा मात्र 1% है द्रव्यमान के आधार पर। और भी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में गैसें हैं, वायुमंडल में जलवाष्प हैं, वायुमंडल में धूलकण है। अगर गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। और अक्रिय गैसों में जीनॉन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन और रेडॉन एट्सेट्रा, और कुछ जलवाष्प तो हैं ही। तो वायुमंडल का संगठन आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आहिस्ते आहिस्ते क्लास को बढ़ाते हैं। वो वायुमंडल में जो गैसें हैं, गैसों के बारे में डिटेल जानते हैं। तो वायुमंडल में जो गैसों का मात्रा है उसमें नाइट्रोजन आपका है 78%, ऑक्सीजन है 21%। तो आपका 78 और 21 में ही हो जाता है 99%। अब बाकी बचे 1% में आर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और अन्य गैस है 0.04%। और सब मिला के आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा पूरा 100%। इसमें भी आप देख सकते हैं कौन सी गैस कितने हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल में जो गैस है उसमें नाइट्रोजन के बारे में, जिसकी मात्रा है 78%। तो 78% पाए जाने वाला यह नाइट्रोजन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी लेते हैं, क्योंकि हमारे नाक में कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि ऑक्सीजन को केवल ले। हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को अनयूज्ड रखते हैं और उसे जस्ट बाहर छोड़ देते हैं। और ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का प्रयोग हम नहीं करते। पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाते। तो जो नाइट्रोजन हवा में है उसका प्रयोग पौधे सीधे नहीं कर पाते, और इसीलिए पौधों की जड़ों के जीवाणु नाइट्रोजन का रूप बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन को यूजफुल बनाने के लिए जो पौधों की जड़ों में स्थित जीवाणु हैं वो काम करते हैं, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यानी नाइट्रोजन को पौधों के द्वारा यूज किए जाने से संबंधित जो समस्या है उस समस्या को फिक्स करते हैं, उस समस्या को हल करते हैं, वही प्रक्रिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इसमें कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम इत्यादि का काफ़ी योगदान है। तो नाइट्रोजन के बारे में आपने जान लिया। नाइट्रोजन लगभग एक अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन जिसका रासायनिक सूत्र N2 होता है। तो आइए देखते हैं अगला गैस जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रचुरता से पाई जाने वाली दूसरी गैस है। यह पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 120 के बाद यह नगण्य है। तो ऑक्सीजन का यूज तो आपको पता ही है। ऑक्सीजन का यूज हम लोग करते हैं प्राणवायु के रूप में, जो जंतु हैं वे करते हैं, और पौधे जो हैं वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। तो इसे प्राणवायु कहते हैं क्योंकि इसे जंतु सांस लेते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से। इस तरह वायुमंडल में ऑक्सीजन की समान मात्रा बनी रहती है। यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो यह संतुलन गड़बड़ा जाता है। अर्थात यह हुआ कि हम लोग जितना ऑक्सीजन लेते हैं पौधे उतना ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अगर पेड़ों को काट दिया जाए तो यह संतुलन गड़बड़ हो जाता है, और इसी से शुरू होती है बहुत सारी वायुमंडलीय समस्याएं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो आपको पता है कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह काफ़ी यूजफुल है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। धरती की सतह से 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ खासियत भी है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, लेकिन यह वायुमंडलीय और मौसमी निगाह में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट गैस है। इसकी कम मात्रा जरूर है, लेकिन कम मात्रा होते हुए भी इसकी मात्रा में अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो पृथ्वी का जलवायु में काफ़ी बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें कार्बन डाइऑक्साइड को छेद देती हैं, पार हो जाती हैं। लेकिन सूर्य से आने वाली किरणें जब पृथ्वी से टकरा के वापस लौटती है तो उसे पार्थिव विकिरण कहते हैं, और पार्थिव विकिरण के लिए यह अपारदर्शी है। इसका मतलब आने वाले को यह नहीं रोकता, लेकिन जाने वाले को रोक लेता है। तो धरती से जाने वाले को रोकता है, इसका मतलब ये हुआ कि धरती से जो ऊष्मा जाना चाहती है उस ऊष्मा को यह रोकने का काम करती है। इस कारण यह ग्रीन हाउस प्रभाव अर्थात पृथ्वी के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी भी मात्रा अगर बढ़ती है तो पृथ्वी का गर्म होना स्वाभाविक है। अगला गैस है हमारा मुख्य गैस ओजोन, जिसका सूत्र है O3, यानी ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ऑक्सीजन का परमाणविक रूप होता है O, ऑक्सीजन का जो आणविक रूप है वो है आपका O2, और ऑक्सीजन का एक अपरूप है O3, वो है आपका ओजोन। तो ओजोन गैस कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ओजोन वायुमंडल का एक प्रमुख घटक है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए फिल्टर की तरह कार्य करके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह ऑक्सीजन का एक अपरूप है, इसका निर्माण ऑक्सीजन से होता है। तो आप जान गए ओजोन के बारे में। अगला हमारा इंपॉर्टेंट गैस है जलवाष्प। जलवाष्प मतलब जो जल है उसी का वाष्प भर्जन, भाप भर्जन वो जलवाष्प हुआ, यानी इसका सूत्र आपका H2O ही होगा। तो जलवाष्प का कुछ खासियत है। जलवाष्प एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी के ऊपर ऊंचाई के साथ घटती जाती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा पृथ्वी के करीब ज़्यादा होती है। ऊपर जाइएगा तो जलवाष्प की मात्रा आपको घटता हुआ नजर आएगा। और जो उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध में हवा का आयतन का 4% होता है, और ध्रुव और रेगिस्तान में हवा का आयतन का 1% से भी कम होता है। उष्णकटिबंध का मतलब ये हुआ कि भूमध्य रेखा के करीब यह हवा में 4% तक होती है, लेकिन ध्रुव और रेगिस्तान में 1% से भी कम है। और जो जलवाष्प होता है वही तो आर्द्रता के लिए जिम्मेवार है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। जलवाष्प सौर विकिरणों के कुछ भागों को अवशोषित करती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो इस वजह से पृथ्वी को कंबल की तरह पार्थिव विकिरणों के कुछ भाग को रोकती भी है। इस तरह कंबल की तरह कार्य करते हुए पृथ्वी को अत्यधिक ठंडा या अत्यधिक गर्म होने से बचाने वाला अगर कोई है तो वह है आपका जलवाष्प। तो हम लोग वायुमंडल के संघटक में गैसों के बाद जलवाष्प देखें और सबका कार्य भी देखें। अगला घटक हमारा है धूलकण। धूलकण आपको लगता होगा कि यह बेकार सी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। धूलकण भी कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। धूलकण वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं। इनका सबसे ज़्यादा जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण या उष्णकटिबंधीय सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण जो समुद्र से उत्पन्न होते हैं आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करते हैं। धूल ही वो कण है जिसके चारों ओर संघनित होकर बादलों का निर्माण होता है। तो धूल कहीं ना कहीं कई मायनों में हमारा काम का चीज़ है। तो धूल कण के बारे में आपने जाना। अब हम लोग आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना। अब तक हम लोग देख रहे थे वायुमंडल का संघटन। तो वायुमंडल की संरचना की अगर बात की जाए तो वायुमंडल कई लेयर्स अर्थात परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी के सतह के पास का घनत्व ज़्यादा होता है हवा का, और ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व घटता है। वायुमंडल की परतों को आप देख सकते हैं, जिसमें आप कई परतों को देख पाएंगे। तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है। पहला परत आपका है क्षोभ मंडल, जिसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। आप चित्र में देख सकते हैं पृथ्वी के सबसे करीब का जो है ट्रोपोस्फियर वो है आपका क्षोभ मंडल। दूसरा आपका है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। तो दूसरा लेयर क्षोभ मंडल के बाद है आपका समताप मंडल। तीसरा लेयर है मध्य मंडल मीजोस्फियर। तो तीसरा मध्य मंडल है मीजोस्फियर, आप देख सकते हैं। बाह्य वायुमंडल है चौथा थर्मोस्फियर, और उसके बाद जो हमारा है वह है बहिर्मंडल एक्जोस्फियर। तो आप आयन मंडल ढूंढ रहे होंगे, तो चौथा नंबर में जो बाह्य मंडल है उसी का एक भाग है आयन मंडल। तो यहाँ आपका एनसीईआरटी के हिसाब से बताया गया है। तो एनसीईआरटी में जो बंटवारा है वही आपको दिया गया है। थर्मोस्फियर यानी बाह्य वायुमंडल जो है वो उसको तापमंडल भी बोला जाता है। यहाँ इंग्लिश में तापमंडल है, बाह्य वायुमंडल भी है, ये दोनों सही है। ये एनसीईआरटी किताब का आधार पर बनाया गया है, और इसी का एक भाग जो हुआ आपका वो है आयन मंडल। तो आइए देखते हैं प्रत्येक के बारे में डिटेल जानकारी। तो जो क्षोभ मंडल जो हमारा है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है। तो पृथ्वी के सबसे करीब का जो स्तर हुआ वो है क्षोभ मंडल। तो ध्रुव के निकट इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर, विषुवत वृत्त पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक है। तो देखा जाए तो इसकी औसत ऊंचाई जो हुआ वो आपका हुआ 13 किलोमीटर। तो इसका औसत ऊंचाई आपका 13 किलोमीटर है।
तो इस प्रकार आप देखें कि इसका ऊंचाई अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अब इसका ऊंचाई अलग क्यों है? इसका ऊंचाई अलग होने का एक रीजन है कि इसमें हवा का दबाव है, और हवा का दबाव होने से इसका आकार बदलता है, और हवा का दबाव होने के कारण है कि भूमध्य रेखा के करीब तापमान अधिक होने के कारण संवहनीय हवाएं जो हैं वो ज़्यादा ऊपर तक उठती हैं, और इसी वजह से भूमध्य रेखा के करीब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई ज़्यादा है। तो क्षोभ मंडल के बारे में और जानकारी देखते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी के सबसे करीब वाले मंडल में ही घटित होती हैं, जैसे बरसात का आना, तूफान, ये ओलावृष्टि, ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री कम होता है, यानी ऊंचाई के साथ आप इस मंडल में बढ़िएगा तो तापमान आपका घटेगा। अगर 1 किलोमीटर में बात किया जाए तो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री, और 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री का तापमान कम होता है। तो इस वजह से ही हिमालय जैसे ऊंचे जगह पर बर्फ का जमा होता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। तापमान कम होगा तो हिमालय तो ऊंचा है लगभग 9 किलोमीटर, तो लगभग 9 किलोमीटर ऊंचे जगह में अगर देखा जाए 1 किलोमीटर के आधार पर 6.5 डिग्री कम हो रहा है तो तापमान तो कम होगा ही। तो ये आपने देखा इसका तापमान का असर। आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। तो क्षोभ मंडल आप देख सकते हैं समताप मंडल, और इसका जो अलग करने वाला सीमा है वो है क्षोभ सीमा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री तक होता है। तो जो हमारा क्षोभ मंडल का आखिरी हिस्सा है उसमें तापमान घटते घटते -80 हो जाता है, लेकिन उस जगह पर तो तापमान आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। समताप मतलब समान ताप वाला मंडल, तो समताप मंडल में जो तापमान है वो फिक्स होता है। अब हमारा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल ध्रुव में उसका हाइट कम है और भूमध्य रेखा में अलग है। तो भूमध्य रेखा में हवा का तापमान का -80, लेकिन ध्रुव के ऊपर चूंकि हाइट कम है इसीलिए -45 ही होता है। ध्रुवों के ऊपर क्षोभ सीमा में -45 और भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा में -80। यहाँ पर तापमान स्थिर रहने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा गया है। तो क्षोभ मंडल का आखिरी भाग क्षोभ सीमा, और उसके बाद शुरू होता है हमारा समताप मंडल। तो समताप मंडल क्षोभ सीमा के ठीक ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया गया है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होने के कारण हवाई जहाज उड़ने के लिए यह मंडल आदर्श होता है, और यही कारण है कि इसमें हवाई जहाज उड़ते हुए आप देख सकते हैं। तो समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ता है, यह बात याद रखेंगे। और ओजोन परत जो है वो आपका 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। तो देखा जाए तो ओजोन परत की उपस्थिति यहाँ एक खास बात बनाती है समताप मंडल। तो अगला हमारा है मध्य मंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो 50 से 80 जो हुआ वो आपका हुआ मध्य मंडल। तो समताप मंडल के ऊपर आप देख सकते हैं मध्य मंडल। इस स्तर में, स्तर होना चाहिए, अ लिखा गया है। इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है, यानी मध्य मंडल में तापमान घटती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। तो बाह्य वायुमंडल है वह अगला हिस्सा हमारा। मध्य मंडल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहा जाता है। तो जो मध्य मंडल है उसकी ऊपरी परत को हम लोग मध्य सीमा कहते हैं, और मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक बाह्य वायुमंडल कहलाता है। और आयन मंडल बाह्य वायुमंडल का ही एक भाग होता है। पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें आयन मंडल द्वारा ही वापस आ जाती है। इस तरह से आयन मंडल संचार व्यवस्था के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आयन मंडल में कई प्रकार के तत्वों का आयन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका नाम आयन मंडल रखा गया है। तो ये हो गया आपका आयन मंडल भी आप जान गए, बाह्य वायुमंडल का ही एक हिस्सा है। अंतिम जो हमारा है पृथ्वी का वायुमंडल का, वो है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल सबसे बाद वाला हिस्सा है। समताप के बाद मध्य मंडल, के बाद बाह्य वायुमंडल, और अंतिम में आपका हो जाएगा आपका बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो हुआ आपका वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर है, जो बाह्य वायुमंडल के ऊपर स्थित है, उसे बहिर्मंडल भी कहा जाता है। यहाँ बहिर्मंडल टाइप हो गया है, बहिर्मंडल भी कहा जाता है। इसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी है, और तो और उस मंडल में हवा की मात्रा भी बहुत नगण्य है, और इसलिए उसके बारे में जानकारी का अभाव है, और अभाव में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए ये इसका महत्व थोड़ा कम है। सबसे ज़्यादा महत्व जो हुआ वो आपका है क्षोभ मंडल का, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएँ होती हैं क्षोभ मंडल में। तो ये हुआ आपका वायुमंडल से संबंधित पूरी जानकारी। अब हम लोग देखते हैं इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग सारांश देख लें तो अच्छा रहेगा। तो सारांशतः अगर बात किया जाए तो ये आपका जो इमेज है यह बताता है ऊंचाई के साथ
और तापमान के साथ वायुमंडल के हिस्सों को, तो आप देख सकते हैं 0 से 10 किलोमीटर जो आपका है वह है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं क्षोभ सीमा, और फिर 10 से 50 किलोमीटर तक आप देख सकते हैं समताप मंडल, और समताप मंडल में के बाद मध्य मंडल से पहले समताप सीमा, और 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, और 80 किलोमीटर में मध्य सीमा, 80 से 400 में बाह्य वायुमंडल जिसमें आयन मंडल है, और उसके बाद आप देख सकते हैं बहिर्मंडल। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे जुड़े लगभग 20 प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी हमारा है ओजोन। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस का सही जवाब हम लोग जानते हैं, तो वो है आपका नाइट्रोजन। तो आपको पता है नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है, और यह एक अक्रिय गैस है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल का निचला परत कौन सा है? सबसे निचला परत के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, और ऑप्शन डी हमारा है आयन मंडल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा सबसे निचला परत, वो है आपका क्षोभ मंडल। आपको पता भी होगा, तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला परत है, और यह जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे महत्वपूर्ण गैसों का घनत्व यहाँ ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न आज का है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समताप मंडल में तापमान किस कारण से बढ़ता है? तो ऐसे तो समताप मंडल में तापमान बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के जो हमारा प्रदूषण और कई वजहों से समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। तो तापमान बढ़ने के कारण ऑप्शन ए ऑक्सीजन के कारण, ऑप्शन बी ओजोन परत के कारण, और ऑप्शन सी नाइट्रोजन के कारण, और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो इसमें तापमान बढ़ने का जो कारण है वो है आपका ओजोन परत। तो ओजोन परत में जो परत का लेयर है वो गड़बड़ाने से समताप मंडल का तापमान भी बढ़ता है। तो समताप मंडल में ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे तापमान भी बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यहाँ ऑप्शन का आधार पर आपको जाना है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी आपका है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन, और उससे कम है आर्गन, अर्थात सबसे कम जो हुआ इन चारों में से वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% के लगभग उपस्थित होता है, जो अन्य गैसों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन कम होते हुए भी यह काफ़ी काम का गैस है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की वह परत जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से पृथ्वी की रक्षा करती है, वह कौन सी है? तो ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, और ऑप्शन डी ओजोन परत। तो कौन सी परत है जो रक्षा करती है? तो सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे, वह आपका ओजोन परत। तो ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, और जीवन के लिए खतरे का कारण हो सकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में हवा के दबाव में वृद्धि किस परत में होती है? तो जहां हवा ज़्यादा है ऑब्वियस सी बात है वहीं होगी। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, और ऑप्शन डी आपका है मध्य मंडल। इसका सही जवाब है हवा के दबाव में वृद्धि होती है क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ मंडल में वायु दाब सबसे अधिक होता है, क्योंकि वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल की परत में से कौन सी परत विद्युत आवेशित कणों से भरपूर होती है? तो आवेशित कणों यानी यह आयन की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए जो हुआ वो आयन मंडल है, ऑप्शन बी समताप मंडल, और ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, और ऑप्शन डी हुआ मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आयन मंडल। तो आयन मंडल में इलेक्ट्रॉनों और आयनों के उच्च घनत्व होता है, जो रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए जिम्मेवार है, और यही कारण है कि आयनों की मौजूदगी के कारण इस मंडल को आयन मंडल की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल का वह परत जिसमें अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वह कौन सा है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे निचला परत, और वो है आपका क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, बादल बनना, तूफान, यह सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की वह परत जिसमें सबसे अधिक जलवाष्प होता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, और ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है क्षोभ मंडल। जलवाष्प सबसे अधिक होता है क्षोभ मंडल यानी सबसे निचले परत में। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल की कौन सी परत वायु की सबसे अधिक घनता वाले कणों से बनी होती है?
तो घूम फिर के वही सवाल आ रहा है अलग अलग शब्दों में, क्योंकि ऐसे ही सवाल पूछे भी जाते हैं। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब गेस कर लिए होंगे आप। तो इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल, क्योंकि वायु का सबसे अधिक घनत्व तो यही होता है। तो वायुमंडल के निचले हिस्सों में गैसों की घनता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह परत वायु की अधिकतम घनत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न जो हुआ हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 11। वायुमंडल की परतें किस परत के द्वारा विभाजित की जाती है? तो यहाँ देखते हैं कि क्या है ऑप्शन। तापमान और घनत्व, ऑप्शन बी वायु दाब और तापमान, ऑप्शन सी वायु दाब और घनता, वायुमंडलीय दाब और रासायनिक संघटन। यानी किस आधार पर इसे बांटा गया है यह आपसे पूछा गया है। तो बंटवारे का आधार है तापमान और ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई में हम लोग जाने तो ऊंचाई में हम लोग जाने कि 0 से लेके आपका 13 किलोमीटर तक, 0 से 13 क्षोभ मंडल, और उसके बाद जो आपका है 13 से लेके 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 मध्य मंडल, और फिर 80 से 400 और 400 से ऊपर। आपने देखा। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो सबसे ऊपरी परत यहाँ ऑप्शन का आधार पर आपको जाना है। ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, और ऑप्शन डी आपका हुआ बाह्य मंडल। तो आपको पता है बाह्य मंडल का ही एक हिस्सा है आयन मंडल, तो उसमें सब ऊपर साइड में ही होता है, इसलिए यहाँ चारों ऑप्शन में आपका हुआ आयन मंडल। ऐसे सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल, लेकिन चूंकि आपको ऑप्शन का आधार पर जाना है, आयन मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जिसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। वायुमंडल का वह परत जहां तापमान लगातार घटता है वह कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल अथवा मध्य मंडल। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। आपको पता भी है क्षोभ मंडल में तापमान प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री घटता है और 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। वायुमंडल में वायु गति की गतिविधियां मुख्यतः कहाँ होती है, यानी वायु से संबंधित? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मौसम संबंधी घटनाएं वाली जवाब ही, तो क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। हवाएं तूफान संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडल में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी आर्गन। तो वायुमंडल में जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वह है आपका ऑक्सीजन, जिसे प्राण वायु का भी संज्ञा दिया जाता है, जो श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत आपको बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत थोड़ा देख लेते हैं क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका है 0.03, दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी 0.03, ऑप्शन दूसरा में भी दिया गया है गलती से, और ऑप्शन सी आपका है 0.01, और ऑप्शन डी 0.50। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका सही जवाब आपका दोनों हो जाएगा, 0.03 इसका सही जवाब है। आप ए सोचें या फिर बी सोचें, आपका सही जवाब है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03 के आसपास होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। अगला प्रश्न हमारा है आज का क्वेश्चन नंबर 17। समताप मंडल में तापमान किस कारण से बढ़ता है? शायद ये सवाल में दोहरा है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑप्शन अलग है। आयन मंडल के प्रभाव से, ओजोन परत के कारण, या वायुदाब के कारण। समताप मंडल में तापमान कभी बढ़ता है तो उसका कारण है ओजोन परत। इस सवाल में दोहरा है। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी ओजोन परत, और ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही जवाब आप गेस कर लिए होंगे, वह है क्षोभ मंडल, ओजोन परत। और ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल के किस परत में वायु दाब सबसे अधिक होता है? तो एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा समताप मंडल, या क्षोभ मंडल, या ऑप्शन सी मध्य मंडल, या ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में वायु दाब सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह सबसे निचला हिस्सा है। आज का 20वां प्रश्न। वायुमंडल के किस परत में सूर्य की पराबैंगनी किरणों के कारण तापमान बढ़ती है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण तापमान बढ़ने वाला जो जगह है वो बताना है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, और ऑप्शन डी है आपका ओजोन परत। तो यहाँ ऑप्शन आपका आसान हो जाता है एक वर्ड की वजह से, जो कि है आपका समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। यहाँ अगर कोई और ऑप्शन होता तो आपको
अलग लगता है, लेकिन यहाँ सही जवाब अब समताप मंडल है। वायुमंडल की किस परत में पूछी गई है, तो इसमें अगर समताप मंडल टिक कीजिएगा तो भी आपका सही होगा, और ऑप्शन डी आप टिक कीजिएगा तब भी आपका सही होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, आपको पता है। आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑप्शन ए 90 किलोमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 120 किलोमीटर और ऑप्शन डी 150 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब जो हुआ वो है 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। इसी के साथ आज का हमारा वायुमंडल के बारे में ऑब्जेक्टिव और इसकी जानकारी का क्लास ख़त्म होता है। ऐसे ही अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक करें और बाकी ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल A to Z NCERT फैक्ट से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।